हेलो बच्चों, वेलकम टू द थ्योरी रिवीजन क्लास फॉर फोर्थ सेशन ऑफ चैम्प। एंड आज के जो चैप्टर कवर्ड हैं वो हैं ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड SOT दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद ITF। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है कि इन्वर्स फंक्शन हमने डिफाइन किया है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 साइन कॉस टेन सेक कोसेक एंड कॉट। अब ये जितने भी फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो वन वन तो होते नहीं हैं, वो तो मैनी वन होते हैं। तो एज सच तो इन्वर्टेबल नहीं है। फिर हमने क्या किया कि उनके डोमेन को ऐसे लिमिट कर लिया कि वो वन वन बन जाए। ठीक है, वन वन बना लिया। अब डोमेन में मतलब माइनस, जैसे साइन की बात करें, -1 से 1 तक की वैल्यू कवर होनी चाहिए, बाकी सब छोड़ दिया। ये ठीक है, -1 से 1 तक कवर करने के लिए केवल एक बार, ताकि वो वन वन रहे। -π/2 से π/2 तक भी जा सकते हैं, π/2 से 3π/2 तक भी जा सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया, बेसिकली हमने नहीं, मतलब दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, कि जो एंगल है वो दो ही तरह के लिए, या तो 0 से π तक लिया, ठीक है, या फिर -π/2 से π/2 तक लिया। अब दो तरह की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि साइन जो है वो सारी वैल्यू कवर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कवर नहीं होगी। तो इसलिए तो हमें फोर्थ में जाना पड़ा। फोर्थ में कॉस कवर नहीं करेगा नेगेटिव वैल्यू, अगर हम फोर्थ और फर्स्ट लें, तो इसलिए कॉस के लिए फर्स्ट और सेकंड में आना पड़ा। तो अगर हम डिफाइन करें तो T इनवर्स x, जैसे साइन इनवर्स x इज एन एंगल। अब ये जो एंगल है वो आइदर इन -π/2 टू π/2 लेंगे और इन 0 टू π लेंगे। ये ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्रुप 1 और इसको हम बोलेंगे ग्रुप 2। तो T इनवर्स x इज एन एंगल T रेशियो ऑफ विच इज x। ठीक है, और जो एंगल ढूंढा जाएगा उसका मतलब क्या है कि T इनवर्स x एक एंगल है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा साइन इनवर्स √3/2, तो ये वो एक एंगल है जिसके, मान लिया ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा √3/2 होना चाहिए। ठीक है, प्लस साइन थीटा तो √3/2 इन्फाइनाइट जगह पर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने पढ़ा है, बट वो इन दोनों में से एक जगह ही ढूंढेंगे। तो या तो ग्रुप 1 में ऐसे होगा -π/2 से π/2, तो वो ग्रुप 1 में कौन कौन आ जाएगा? साइन इनवर्स आ जाएगा, कोसेक इनवर्स आ जाएगा एंड टेन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, टेन को कोई दिक्कत नहीं थी, उसके लिए तो नेगेटिव सेकंड में भी आ जाएगा, फोर्थ में भी आ जाएगा। बट हमने क्या किया, बैलेंस करने के लिए आधा आधा कर दिया। 10 को तो इधर दे दिया, और 0 से लेके π तक एक ये ग्रुप आ गया, 0 से लेके π तक, दिस इज ग्रुप 2, और इसमें कॉस इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया एंड कॉट इनवर्स हो गया। ये 3 ग्रुप्स हो गए 0 से π में सारी वैल्यू कवर करने के लिए। तो साइन इनवर्स √3/2 में हम ये देखेंगे √3/2 -π/2 और π/2 के बीच में किस एंगल पे मिलेगा, तो ऑफ कोर्स वो π/3 पे मिलेगा, तो ये एंगल π/3 हो गया फॉर एग्जांपल। बस ये बिल्कुल बेसिक इन्वर्स हो गया। और अगर हम दूसरा बोलें तो y इज इक्वल्स टू साइन x का जो ग्राफ है, ठीक है, वो ऐसे होगा। तो इसमें हमने क्या किया, -π/2 से π/2 वाला पोर्शन इतना कट कर लिया, और ये वैल्यू 1 हो गया, ये -1 हो गया। और x एक्सिस और y एक्सिस को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ग्राफ है वो साइन का ऐसे आएगा पूरा, अगर मैं x इज इक्वल्स टू साइन y की बात करूं। ये ठीक है। अब इसमें से इन्वर्स फंक्शन के लिए हमने क्या किया, π/2 और -π/2 इतना पोर्शन रख लिया, बाकी हटा दिया। तो ये हो गया 1, ये हो गया -1। तो इसलिए जो इन्वर्स का ग्राफ है साइन इन्वर्स का, वो केवल इतना ग्राफ आएगा। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच में कोसेक इन्वर्स के साथ भी ऐसे किया, टेन इन्वर्स के साथ भी ऐसे किया। कॉस, सेक और कॉट में 0 से π वाला हमने ग्राफ रखा, यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस को इंटरचेंज किया, और जैसे इसमें ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो x और y का रोल इफेक्टिवली इंटरचेंज कर दिया। तो ये तो बेसिक इन्वर्स हो गया। तो पहला चीज़ तो मेरे को ऐसे याद रखना है
कि जैसे अगर हम बोले ना साइन π/3 √3/2 होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक वैल्यू की तरह है और आर्ग्यूमेंट में एंगल है। इन्वर्स के केस में उल्टा हो जाएगा, साइन इन्वर्स के अंदर जो चीज़ आएगी ये, ठीक है, वो वैल्यू आएगी और ये जो पूरा चीज़ होगा वो एक एंगल होगा। ये याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है। तो जितने भी इन्वर्स के ग्राफ हैं वो ऐसे बने हैं। तो अब देख लेते हैं। अब ये साइन इन्वर्स का ग्राफ हो गया बिटवीन -1 एंड 1 और -π/2 एंड π/2 वाई एक्सिस पे आ गया, ठीक है। tan इनवर्स x का भी बिटवीन -π/2 एंड π/2 एंड कोसेक इनवर्स x का भी बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो जो पहले 3 ग्राफ हैं ऊपर वो हमारा ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2 हो गया, ठीक है। अब इन्वर्स का मतलब क्या है, एक्स और वाई का रोल इंटरचेंज हो गया। तो देखो जो इन्वर्स के लिए y होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए x होगा। तो वहाँ तो हमने लिमिट कर रखा है और वो लिमिट हमने दो ही तरीके से कर रखा है, या तो वो -π/2 से π/2 होगा इन तीनों केसेस में, या फिर वो एक मिनट, या फिर वो 0 से पाई होगा जैसे इस वाले केस में, ठीक है। 0 से पाई हो गया इस वाले केस में। जो इन्वर्स फंक्शन का रेंज होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होगा, मतलब काइंड ऑफ, और डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जो इन्वर्स फंक्शन का डोमेन होगा, जैसे ये -1 to 1 आ गया, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होगा। वहाँ कोई समझौता नहीं किया हमने, एज इट इज़ रेंज लिख दिया। जैसे tan इनवर्स का रेंज कितना होता है, tan x का रेंज कितना होता है r, तो tan इनवर्स x का डोमेन r हो गया, वो एज इट इज़ पूरा r है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ देखो ये इन्वर्स फंक्शन है, तो जब इन्वर्स फंक्शन के डोमेन की बात आएगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा, जैसे साइन और कॉस का रेंज -1 to 1 है, वो एज इट इज़ लिख दिया। tan और कॉट का रेंज r होता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन एज इट इज़ r हो गया। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का जो रेंज होता है उसमें -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आती, तो यहाँ पे डोमेन एग्जैक्टली वही कॉपी कर दिया, ठीक है। और जब इसकी रेंज की बात आएगी तो मैंने अभी बोला कि दो तरह के ग्रुप हमने बना रखे हैं, या तो -π/2 से π/2, तो ये हमारा हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 1, और तीसरा ये हो गया हमारा ग्रुप 2, और ये हो गया ग्रुप 2 G2 G2। तो या तो 0 से पाई आंसर में आएगा इन तीनों में, G2 G2 G2, हाँ, या फिर -π/2 से π/2। अब -π/2 से π/2 में थोड़ा सा और ध्यान रखा कि साइन तो हर जगह डिफाइन होता है, तो इसलिए -π/2 से π/2 पे पूरे पे क्लोज आ गया। tan π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता है, तो जहाँ पे tan डिफाइन नहीं होता वो एंगल यहाँ पे निकाल दिया इसकी रेंज में से, तो इसलिए -π/2 और π/2 पे ओपन लगा दिया। कोसेक जो होता है वो nπ पे अनडिफाइन होता है, तो -π/2 और π/2 के बीच में nπ टाइप कौन सा नंबर आएगा, पाई का मल्टीपल कौन सा आएगा, 0, तो वो 0 हटा दिया, ठीक है। तीसरा ये डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, दिस आई होप यू ऑलरेडी नो। हाँ, अब इसके बाद हम कुछ फॉर्मूला सेट लिखते हैं। तो फॉर्मूला सेट 1, पहला तो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा π/2 होगा। ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होगा। ये उस तरह की चीज़ है जैसे मैंने हाफ रखा, तो साइन इनवर्स हाफ एंगल कहाँ पे आता है, साइन में π/6 पे 30 डिग्री पे, कॉस में हाफ कहाँ पे आएगा 60 डिग्री पे, तो 60 + 30 90 हो गया, ये वो वाली चीज़ है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x विल बी π/2, तो इफ़ डिफाइंड तो है ही, ठीक है, ये तो हर जगह लिखा हुआ है, ये अगर डिफाइन होगा तो ये होगा। अब आ जाते हैं हम फॉर्मूला सेट 2 पे। इसमें फर्स्ट हो गया साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होगा, क्योंकि दो ग्रुप हैं, या तो 0 से पाई वाला ग्रुप है या -π/2 से π/2 है। तो -π/2 से π/2 में क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट ग्रुप, नेगेटिव वैल्यू तो फोर्थ ग्रुप, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वो फर्स्ट का जस्ट नेगेटिव आएगा, तो इसमें सीधा सीधा नेगेटिव लगा सकते हैं। तो जो भी सेकेंड ग्रुप वाले हैं, साइन हो, कोसेक हो, tan हो, तो उनमें तीनों में ही
एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। और जो बाकी का ग्रुप 2 है 4, 5, 6, उसमें नेगेटिव वैल्यू के लिए हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो इसलिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, एंड अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो तीनों में ही पाई 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 माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो माइनस वाले फॉर्मूले ये हो गए। फिर फॉर्मूला सेट 3, फॉर्मूला सेट 3 कौन सी लॉजिक पे है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालो या कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो दोनों का वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये ठीक है, एंगल तो 30 30 है, एंगल बराबर है, वैल्यू रेसिप्रोकल है। तो इसी तर्ज पे साइन इनवर्स के अंदर एंगल तो ये है, तो एंगल तो बराबर हो गया और वैल्यू अंदर आती है। तो अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ 1/x हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा अगर मान लिया कॉस इनवर्स एंगल एंड सेक इनवर्स एंगल, दोनों एंगल तो बराबर है, वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मान लिया समझाने के लिए 1/x यहाँ लिख दूँ तो यहाँ x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें x कौन कौन सा रख सकते हैं? साइन इनवर्स के अंदर x रखा है तो इसके डोमेन के हिसाब से x -1 से 1 तक जा सकता है, बट ये 1/x यूज़ कर रखा है तो 0 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 1/x इधर लिखा है तो सेक इनवर्स के डोमेन के हिसाब से -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, वो तो डिपेंड करता है मैंने x किधर लिखा है। ठीक है, ये तो वेल एंड गुड, यहाँ तक तो सब सही है। थोड़ा सा पंगा कहाँ पड़ेगा? tan इनवर्स वाले में। यहाँ तो पंगा इसलिए नहीं पड़ा कि देखो अगर x नेगेटिव है, ठीक है, तो सेक इनवर्स और सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव है तो भी ये एंगल मैच करेगा। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स में दिक्कत क्या है कि अगर नेगेटिव है तो एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। पॉजिटिव पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव पे तो अगर tan इनवर्स 1/x लिखा है तो वो कॉट इनवर्स x ही होगा अगर x पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पे क्या होगा कि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा और ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो मतलब ऐसे करके कुछ होगा। अगर मैंने नेगेटिव मान लिया -1 रखा, ये हो जाएगा -π/4, ये हो जाएगा 3π/4। तो 3π/4 में मतलब दोनों तरफ इक्वालिटी लाने के लिए अगर मैं -π ऐड कर दूं तो नेगेटिव विल ऑल्सो बी टेकन केयर, तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो -π प्लस कॉट इनवर्स x विल बी tan इनवर्स 1/x। तो जैसे अगर मैं बोलूँ साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हम आगे चलते हैं ग्राफ्स ऑफ t इनवर्स t इनवर्स x। पहले इसकी बात करते हैं। वैसे तो देखो f इनवर्स x हमेशा x होता है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है छोटी सी कि फंक्शन इन्वर्टेबल था नहीं, हमने उसको ज़बरदस्ती बनाया। अब ज़बरदस्ती बनाया तो कुछ फॉर्मूले ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक तो ये हो गया t इनवर्स x, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये साइन इनवर्स x जैसी चीज़ लिखी है। साइन इनवर्स x एक तो लिखा है, मतलब ऐसे देखो, मान लिया अगर लिखा है साइन इनवर्स, मान लिया हाफ लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा π/6, फिर साइन 30 डिग्री हो जाएगा हाफ। तो जो हमने x रखा था वही हमेशा बाहर y आएगा। बट अगर मैं उल्टा कर दूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x कर दें, ठीक है, इसमें मान लिया मैंने x की जगह पे रखा 20π एंगल, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स। साइन 20π 0 होता है। अब साइन इनवर्स 0 में ये पूरा एक एंगल है, बट यहाँ दिक्कत आ गई कि ये वाला जो एंगल है वो लिमिट हो गया -π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ पे तुम कोई भी एंगल रखो, ये फाइनल एंगल जो आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ ये वाली चीज़ मैच नहीं हुई। उसका मतलब क्या है कि अगर वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू किसके अंदर होगा, इन्वर्स के अंदर।
अगर वैल्यू है तो वो तो x ही आ जाएगा हमेशा, अगर एंगल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो x ही आ जाए। अगर मैं यहाँ π/2 रखूँ तो आंसर π/2 ही आएगा। तो y बराबर t ऑफ t इनवर्स x हमेशा x के बराबर होगा, ये ठीक है। दिस इज ऑलवेज x इन डोमेन, ठीक है। और कॉम्पोजिट फंक्शन में f ऑफ gx में डोमेन हम कैसे निकालते हैं, जो अंदर वाले फंक्शन का डोमेन होता है वही पूरे फंक्शन का डोमेन होता है। तो यहाँ पे इन्वर्स का जो अंदर डोमेन होगा, तो जैसे साइन इन्वर्स x है तो उसका डोमेन -1 to 1 होगा, तो -1 से 1 के बीच में जो उसका ग्राफ है वो y बराबर x ही आएगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x का भी डोमेन सेम ही होगा, तो उसका भी y बराबर x आएगा। tan ऑफ tan इन्वर्स x का y बराबर x आएगा, बट वो हमेशा डिफाइन है, पूरे r में डिफाइन है, तो पूरी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमेशा किसके बराबर होगा, x के बराबर। जो उल्टा है t इनवर्स ऑफ tx है, अब t इनवर्स tx को तो मैं से याद रखो साइन इनवर्स साइन x, तो अंदर क्या आया साइन x, साइन x में x एक एंगल होगा, तो वो हमेशा x के बराबर नहीं होगा, वो सर्टेन के सिचुएशन में ही x के बराबर होगा। अगर प्रिंसिपल रेंज में आ गया तो x के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इनके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ तो हमेशा y बराबर x रहेगा, बस डोमेन के अंदर। तो इसी की वजह से ये 3 ग्राफ हो गए। तो जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो इसका जो डोमेन होगा वो -1 to 1 होगा, तो -1 से 1 के बीच में हमने ये लाइन खींच लिया y बराबर x। tan और cot का जो डोमेन है दैट इज ऑलवेज ट्रू, पूरा r, तो पूरी लाइन आ जाएगी y बराबर x। sec ऑफ sec इनवर्स x या cosec ऑफ cosec इनवर्स x, इसमें क्या होगा कि जो डोमेन होगा वो -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा, तो उतना लाइन हमने मिटा दिया और बची हुई लाइन पूरी आ गई। तो ये हमारे ग्राफ्स हो गए t ऑफ t इनवर्स x, ठीक है। अब उल्टा होगा, अगर हम बात करें y इज इक्वल्स टू t इनवर्स ऑफ tx, तो दे आर नॉट आइडेंटिकली इक्वल्स टू x। अब तो ये एंगल आ गया, एंगल आ गया तो ये फाइनल वैल्यू जो आएगा, अंदर तो कुछ भी एंगल रख लो बेसिकली, फाइनल वैल्यू जो आएगा वो हमारा प्रिंसिपल रेंज में ही आएगा। तो जो उसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, वो हमेशा -π/2 π/2 के बीच में रहेगा या 0 और पाई के बीच में रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन के ग्रुप 1 में है या ग्रुप 2 में है। तो इसको हम करेंगे कैसे, इसमें देखो कपल ऑफ ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन तो यह है कि जैसे साइन इनवर्स मान लिया साइन x लिखा है, अगर ये एंगल ऑलरेडी -π/2 और π/2 के बीच में है तब तो ये सीधा कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। तो इन प्रिंसिपल रेंज ग्राफ विल बी y इज इक्वल्स टू x। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इन प्रिंसिपल रेंज t इनवर्स tx विल बी x। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ बना लो, मतलब ग्रुप 1 में -π/2 और π/2 के बीच में y इज इक्वल्स टू x बना लिया, और ग्रुप 2 में 0 और पाई के बीच में y इज इक्वल्स टू x बना दिया, पहला स्टेप। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, t इनवर्स tx इज पीरियोडिक विद पीरियड ऑफ tx। f ऑफ gx में अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होता है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक होता है, ये हमने पढ़ा रखा है। तो t इनवर्स tx में जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होगा वही पूरे फंक्शन का पीरियड होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ में बना सकते हैं। अब जैसे मान लिया मेरे को साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बनाना है, तो हमने क्या किया कि -π/2 और π/2 के बीच में तो ये लाइन बना लिया y बराबर x। अंदर वाले साइन का पीरियड कितना है, 2π। तो अगर 0 से y बराबर ऐसे लाइन आ रही है तो 2π से भी ऐसे लाइन बना लिया, क्योंकि पीरियोडिक है, सेम ग्राफ रिपीट करेगा। फिर अब याद रखने का तरीका, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि साइन ऑफ साइन इनवर्स दोनों ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सीधा ऐसे जोड़ दिया, मतलब एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, वो दो फैक्ट यूज़ करके कि प्रिंसिपल रेंज में y बराबर x आएगा, पीरियोडिक है तो 2π के बाद सेम चीज़ रिपीट होगी, इधर भी 2π से पहले भी सेम चीज़ रिपीट होगी। कॉन्टिन्यूस है तो हमने बीच में से जोड़ दिया। तो ऐसा करने से हमारी एक साइकिल आ गई। अब इसी को रिपीट करते हुए चले गए दोनों तरफ, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या क्या बात है कि ये जो लाइन है इस डायरेक्शन में इन सब के स्लोप 1 है, और जो इस लाइन डायरेक्शन में इन सब के स्लोप -1 है। तो इन लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये हो गया y बराबर x, क्योंकि 0 रूट है,
और ये हो जाएगा y बराबर x माइनस टू पाई, क्योंकि स्लोप 1 हो गया, x माइनस टू पाई। मतलब हम इक्वेशन ऐसे लिख रहे हैं कि y बराबर स्लोप टाइम्स या तो 1 आएगा या -1 आएगा, ये ठीक है, स्लोप टाइम्स x माइनस रूट, ऐसे लिख रहे हैं इक्वेशन। तो ये 2 पाई है, तो ये x माइनस टू पाई आ गया। इसमें स्लोप -1 है, तो -1 टाइम्स x माइनस पाई, इसलिए पाई माइनस एक्स। अब ये सब ऐसे ग्राफ बन गया, याद आ गया। बाहर अगर साइन इनवर्स लिखा है तो जो इसकी प्रिंसिपल रेंज होगी, इसकी जो प्रिंसिपल रेंज होगी -π/2 से π/2, उसी के बीच में ग्राफ रहेगा, ठीक। तो इसलिए ग्राफ ऐसे बन गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, इस ग्राफ का फ़ायदा क्या है कि अगर मेरे से पूछा जाए इस तरह के क्वेश्चन कि साइन इनवर्स साइन 3 क्या होगा, तो हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू 3 के लिए वैल्यू कहाँ पे आ रहा है। तो मैंने इसको 3 को लोकेट किया, पाई इज 3.143 यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आ रहा है, और इस लाइन का इक्वेशन इज पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस 3, इसलिए ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई माइनस 3। इस तरह की चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। दिस यू कैन वेरीफाई। अब देखो साइन इनवर्स साइन में और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक में कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ठीक है। बस अंतर क्या है, इसका मतलब इसका भी डोमेन -π/2 से π/2 है, इसका भी डोमेन -π/2 से π/2 है, ठीक है। और अंतर बस क्या होगा कि ये n पाई पे डिफाइन नहीं है, तो n पाई पे ये हमें ओपन सर्कल लगाने पड़ेंगे, डोमेन में नहीं है इसके, कोसेक एक्स में n पाई नहीं रख सकते, बाकी सब कुछ सेम है। तो ऐसे ही जो सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ आएगा एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, बस सेक इनवर्स वाला ग्राफ π/2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता, वो हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। वो ही आ गया, एग्जैक्टली सेम चीज़ कि ये ग्रुप 2 में लाई करता है, इसलिए 0 से पाई के बीच में हमने y बराबर x खींच लिया, ये भी पीरियोडिक है तो एक और लाइन ऐसे आ गई, कॉन्टिन्यूस है तो ये जोड़ दिया, तो बस ऐसे ग्राफ आ गया। और इस लाइन का इक्वेशन y बराबर x, इसका हो गया स्लोप -1 है, रूट 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस एक्स। ये लाइन 2 पाई रूट है, स्लोप 1 है, तो x माइनस 2 पाई। तो यहाँ से भी कॉस इनवर्स कॉस एक्स इस तरह की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सेक इनवर्स में एग्जैक्टली सेम ग्राफ आएगा, बस π/2 के ऑड मल्टीपल निकाल दिए क्योंकि उसके ग्राफ में नहीं। अगर ये समझ में आया तो अगले ग्राफ पे मेरे को बैठने की जरूरत ही नहीं है। ये तो tan इनवर्स tan x हो गया, -π/2 से π/2 तक y बराबर x, और tan इनवर्स tan x में जो अंदर फंक्शन tan x लिखा है इसका पीरियड तो पाई होता है, तो ये तो पाई के बाद ही रिपीट करना चालू कर देगा। अगर हमने पाई के बाद रखा तो बीच में कुछ गैप बचेगा ही नहीं, तो हमें ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। π/2 ऑफ कोर्स इसके डोमेन में नहीं है, तो ये दोनों जगह ओपन होगा, तो इसमें तो सीधा सीधा ऐसे ही लाइंस आ जाएंगी। और इसमें बिकॉज 0 से पाई के बीच में हमने y इज इक्वल टू एक्स लिखा है, तो x एक्सिस के ऊपर ऐसी लाइंस आ जाएंगी, बाकी एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। दीज टू आर ऑफ कोर्स नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। और इसमें लाइन वही y बराबर x, इनमें तो सभी का स्लोप 1 1 1 है, तो x माइनस पाई x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ऐसे आ गया, ठीक है। अब आ जाएगा कि y इज इक्वल टू टी इनवर्स x प्लस टी इनवर्स y फॉर्मूला, ठीक है। टी इनवर्स x प्लस टी इनवर्स y का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया साइन इनवर्स हाफ लिखा है, तो ये एक एंगल हो गया π/6 प्लस मान लिया दूसरा भी मैंने लिख दिया साइन इनवर्स हाफ, ये एक दूसरा एंगल हो गया, ये भी π/6 हो गया। तो इन दोनों एंगल्स को मिला के मैं साइन इनवर्स √3/2 लिख सकता हूँ। तो टी इनवर्स x प्लस टी इनवर्स y को एक दूसरे टी इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मतलब एंगल ही तो है, ये π/3 हो गया, π/6 प्लस π/6 π/3 हो गया। तो बहुत सारे फॉर्मूले ना हमें याद करने पड़े, इसलिए हम क्या बोलेंगे, स्टेप 1 में x और y पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। x और y को पॉजिटिव बनाने से क्या होगा कि टी इनवर्स x एंड टी इनवर्स y दोनों ही 0 से π/2 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने आप, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि टी इनवर्स x प्लस टी इनवर्स y तो जाएगा 0 से पाई तक, और टी इनवर्स x माइनस टी इनवर्स y की वैल्यू जाएगी -π/2 से π/2 तक। अब इसमें देखो गड़बड़ क्या हुआ कि अगर मान लिया ये दोनों एंगल मिल के π/2 से छोटा रहा,
तब तो ये साइन इनवर्स हैंडल कर लेगा, एक ही साइन इनवर्स से काम चल जाएगा। अब मान लिया मैं यहाँ पे भी √3/2 लिख दूँ, यहाँ पे भी √3/2 लिख दूँ, तो π/3 + π/3 2π/3 हो गया। अब ये साइन इनवर्स तो π/2 के आगे वैल्यू प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, तो ये 2π/3 तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो साथ में हमें एक जोड़ना पड़ेगा कुछ, ठीक है, पाई का मल्टीपल जोड़ना पड़ेगा। उस पर भी अभी आ जाएंगे हम कैसे जोड़ेंगे, पाई का मल्टीपल ही जोड़ना पड़ेगा। बट मेरे को ये कम से कम समझ में आना चाहिए कि ये जो है वो प्रिंसिपल रेंज है साइन और टेन की, और ये प्रिंसिपल रेंज है कॉस की। तो यहाँ से मेरे को क्या पता लगा कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का एक ही फॉर्मूला आएगा, एक ही कॉस सफिशिएंट है हैंडल करने के लिए। मतलब अगर ये कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखा होता तो पॉजिटिव बनाने की बात चल रही है, मतलब ये तो पॉजिटिव बना ही लिया, उसके बाद की बात चल रही है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स समथिंग लिखा, तो वो भले ही π/2 को क्रॉस कर जाए तो भी यहाँ पे जो कॉस इनवर्स है वो पाई तक वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो प्लस में तो कॉस इनवर्स x का एक फॉर्मूला आएगा, साइन और टेन के दो फॉर्मूले आएंगे, मतलब ब्रेक करना पड़ेगा। जब π/2 क्रॉस होगा तो अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, π/2 क्रॉस नहीं होगा तो अलग तरीके से। माइनस वाले में क्या होगा कि साइन और टेन में एक ही फॉर्मूला आएगा, ठीक है, और कॉस में इसमें ब्रेक करना पड़ेगा। वो फॉर्मूले क्या है ये, ठीक है। पहले तो हमने वही बैकग्राउंड ले लिया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, मतलब ये a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये दिखने में भले ही खतरनाक लगे, बट ये या तो सीधा हो जाएगा, ये साइन a हो गया, कॉस y हो गया, कॉस b हो गया, ये साइन b हो गया, ये कॉस a हो गया। तो अंदर तो कुछ है नहीं, जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वही वाला एक्सप्रेशन लिखा है। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो वही चीज़ लिखी हुई। तो पहला चीज़ तो कॉस की प्लस में 0 से पाई तक जाएगा तो कॉस का एक ही फॉर्मूला आएगा, वो ये कॉस इनवर्स लिखा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। माइनस वाले में जैसे ये दो फॉर्मूले हैं तो साइन में एक ही फॉर्मूला लिख दिया, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, और कोई कंडीशन नहीं है कि x बड़ा y बड़ा, कुछ भी नहीं, दिस विल हैंडल। टेन में भी प्रिंसिपल रेंज मैच कर रहा है तो इसमें भी एक फॉर्मूला, ठीक है। प्लस वाले में साइन में दो फॉर्मूला आएगा, तो एक तो साइन इनवर्स ऐसे करके आ गया, ये कब तक आएगा जब तक ये π/2 से छोटा रहेगा, और उसके लिए कंडीशन क्या है वो ये x² प्लस y² अगर लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा तो ये दोनों एंगल का सम π/2 से छोटा रहेगा, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्यूट रहेगा। अगर x² प्लस y² 1 से बड़ा निकल गया इन दोनों का सम, तो ये एंगल मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लिया 5π/6 बन गया, तो हमने पाई माइनस ये वाला जो वैल्यू है वो π/6 ही क्रिएट करेगा, ठीक है। तो पाई माइनस π/6 5π/6 आ जाएगा हमारा, तो इसलिए पाई माइनस ऐसे थीटा हो गया। टेन में पाई प्लस क्यों किया गया है, अच्छा टेन में भी वापस अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो एक्स वाई एक से छोटा होगा, ये कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के अंदर लिखा है। अगर देखो एक्स और वाई को मैंने पॉजिटिव बना ही रखा है, वो तो सबसे पहले बोल ही दिया, ऊपर एक्स प्लस वाई पॉजिटिव है, नीचे अगर एक्स वाई एक से बड़ा हो जाए तो ये तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ही गड़बड़ा जाएगा। अगर एक्स और वाई पॉजिटिव है तो ये तो दो पॉजिटिव एंगल हो गए, ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा अगर एक्स वाई एक से बड़ा हुआ। तो इसलिए ये फॉर्मूला कब चलेगा, जब एक्स वाई एक से छोटा है, और एक्स वाई एक से छोटा है। यही हमें क्या बताएगा कि ये कंडीशन फॉर एक्यूट हो गया, कि लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों एंगल का सम अगर एक्यूट है 90 से छोटा है तो एक्स वाई एक से छोटा ही रहना चाहिए। उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। देखो यहाँ पे तो पाई माइनस था, यहाँ पे जो माइनस है वो अपने आप ये एक्स वाई अंदर से प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे तो देखो अगर एक्स और वाई को पॉजिटिव बना रखा है तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी, तो यहाँ तो मेरे को माइनस बाहर लगाना पड़े तभी पाई से छोटा होगा। इसमें क्या ये पाई प्लस दिख रहा है बट ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, दिख रहा है ना एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तो अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस अपने आप बाहर आ जाएगा। तो इफेक्टिवली इसी तरह की चीज़ हो जाएगी। ऑफकोर्स tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स में अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ये एक्यूट एंगल है, तो उनका सम पाई को क्रॉस नहीं कर सकता, तो आंसर तो पाई से छोटा ही आना चाहिए। एक्स वाई अगर 1 से बड़ा होगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स वाई 1 से छोटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में साइन इनवर्स और tan इनवर्स के एक फॉर्मूले, कॉस इनवर्स के दो फॉर्मूले आएंगे। कॉस ए माइनस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जो दो फॉर्मूले आएंगे वो हम बड़े आराम से याद कर सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो देखो अगर एक्स छोटा होगा
तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ा माइनस छोटा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला वैल्यू कब आएगा, जब एक्स छोटा है, लेस देन और इक्वल्स टू। और अगर एक्स बड़ा हो गया तो फिर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए एक माइनस लग गया। तो इसमें कोई पाई का झंझट भी नहीं है, सीधा सीधा जीरो जोड़ना है। मतलब जीरो के आगे प्लस और माइनस है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हो गए। अब देखो, इन्हीं से हम फॉर्मूले और भी बना सकते हैं कि अगर मान लिया मैं इसमें y की जगह x रख दूं तो ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसे ये 2 कॉस इनवर्स y, 2 टैन इनवर्स x। तो वो 3 फॉर्मूले ये आ गए, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बस x बराबर y रखो, ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्लियर कट ऐसी दिखाई दे जाएगी कि अगर ये 1/√2 होगा तो ये π/4 होगा, π/4 इंटू 2 π/2 हो जाएगा। तो π/2 से छोटा रखने के लिए ये 1/√2 से छोटा होना चाहिए, तब तो सिंपली आ जाएगा। 1/√2 से बड़ा होगा तो ये पाई में से घटाने पड़ेगा। ये हो गया। लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, उसमें देखो हमारा एक ही वो रहेगा, राइट सबसे पहले तो जनरल टर्म। ठीक है, मतलब एक सीरीज को सम करना है, लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो जनरल टर्म का मतलब क्या है कि टी ऐसे लिख दिया, जो भी सीरीज दे रखा है, ठीक है, उसका जनरल टर्म लिखा, rth टर्म टी आर बराबर, अगर साइन tan इनवर्स की सीरीज आएगी मैक्सिमम टाइम साइन इनवर्स की आ रही है तो उसको या तो हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर साइन इनवर्स के अंदर ही कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा 99.99% अगर कोई सीरीज का क्वेश्चन है कि सम ऑफ सीरीज बताओ, ये ठीक है, सम ऑफ इनवर्स सीरीज है ये, ठीक है, तो वो डिफरेंस मेथड से ही हो रहा होगा। मतलब एनी हाउ आई एम सपोज टू राइट डाउन इसको ऐसे करके 1 प्लस ए बी, तो फिर उसको हम ऐसे कुछ लिख देंगे tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, बस tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। ये डिफरेंस मेथड से मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे होगा कि अगर ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 आ जाएगा। इसके आगे डिफरेंस मेथड से सम कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस मेथड से सम करने का मतलब क्या है कि इसमें 1 रखो, 2 रखो, 3, आर की वैल्यू 1 2 3 4 रख के जोड़ दो और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन ऐसे हैंडल होंगे। ठीक है, अब होता है कि सॉल्विंग इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशंस में क्या है, पहले में इफ वेरिएबल is present only at one place, then take other terms on right hand side and solve। मतलब अगर वेरिएबल टर्म एक ही जगह प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगी सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, tan इनवर्स 2 बराबर साइन इनवर्स 3/5, मान लिया ये है, या मतलब ये है, मान लिया ये सॉल्व करना है, या हम ऐसे ही कर देते हैं माइनस, मान लिया ये क्वेश्चन है। तो इस पूरे में अगर तुम देखोगे तो वेरिएबल एक ही जगह है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे कर दिया। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, tan इनवर्स, अगर साइन इनवर्स 3/5 है तो 3 5 4, तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये tan इनवर्स 3/4 हो गया तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के तो दो फॉर्मूले थे, और वो हम चेक कैसे करते हैं कि xy 1 से छोटा या बड़ा है। तो इसमें जो xy है वो 1 से बड़ा हो गया, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3/4, तो दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 11/4 और 11/2 हो जाएगा ये, बिल्कुल।
ठीक है, ये हो गया। अब इसको बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस इनवर्स है तो इसको मेरे को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये 11 हो गया, ये 2 हो गया, ये रूट 121 माइनस 4 117 हो गया। तो कॉस में ये 2 अपॉन इतना हो जाएगा, तो दिस विल बी पाई माइनस कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 117, तो दैट इज कॉस इनवर्स माइनस 2 अपॉन रूट 117। तो x का वैल्यू हो गया माइनस 2 अपॉन रूट 117, यही आंसर आ गया। ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट, इफ वेरिएबल टर्म इज प्रेजेंट एट मोर देन वन प्लेस then take t ratio and solve, but verify final answer with original equation। जैसे क्वेश्चन मान लेकर उसने ऐसे दिया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बराबर कुछ भी tan इनवर्स 5। मान लिया उसने बोला कि ये सॉल्व करो। तो अब इसमें देखो, हम अगर फॉर्मूले लगाने के हिसाब से सोचें तो जो हमने फॉर्मूले याद किए हैं वो तो हमने तब याद किए हैं जब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे पहली बात तो वो गड़बड़ हो गई कि मेरे को केसेस बना के देखने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, जो हमने पहले फॉर्मूले लिखाए थे ये वाले, कि इसमें हमने बोला था एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स नेगेटिव है तो कुछ भी नहीं, हम जैसे अगर ये एक्स नेगेटिव हो जाए तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा माइनस ऑफ माइनस एक्स, और माइनस एक्स को नए एक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब उसको मैंने 1 मिनट के लिए वाई बोल दिया, तो कॉस इनवर्स माइनस वाई हो गया जिसमें वाई पॉजिटिव है। तो कॉस इनवर्स माइनस वाई, पहले तो मैंने लिख लिया पाई माइनस कॉस इनवर्स वाई, और फिर उसके बाद ये फॉर्मूले लगा लिए। ठीक है, तो दिस इज़ ए सेपरेट थिंग। अभी हमने क्या बोला कि पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा हो गया, फिर उसके बाद भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में वो कंडीशन देखना पड़ेगा कब x y से बड़ा है, x y 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, सीधा सीधा दोनों तरफ tan ले लिया। तो अगर ये a प्लस बी लिखा है तो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, tan a प्लस tan b। tan a का मतलब क्या है, tan ऑफ tan इनवर्स x। अब t ऑफ t इनवर्स x हमेशा x होता है, तो ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर tan ऑफ इतना 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 5 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x। सबको एक तरफ ले आए तो 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 बराबर 0, ये हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया -7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो 49 माइनस 4ac 80 अपॉन 2a 10। तो दिस विल बी -7 प्लस 8 4 12 129 बाई 10, एक वैल्यू ये हो गया, और -7 माइनस रूट 129 बाई 10। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ हमने 10 लिया है, ये कुछ ऐसी बात हो गई कि हमने स्क्वायरिंग किया है तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा रूट आ सकता है। तो जो भी इसका आंसर होगा वो इन्हीं में से एक होगा। ठीक है, ये दोनों भी हो सकता है, बट एक्स्ट्रा आंसर भी आ सकता है। इसीलिए जो हमारे फाइनल आंसर आए हैं उसको मेरे को ओरिजिनल इक्वेशन से वेरीफाई करना पड़ेगा। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, किसी क्वेश्चन में दिमाग लगा के ही काम चल जाएगा। ठीक है, मेरे को पता लग जाएगा ये रूट है ये रूट नहीं है। जैसे इन दोनों में ये नेगेटिव है, तो अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव रखी, ये पूरा नेगेटिव रूट है। ठीक है, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये 1 से छोटा है, मतलब -1 से छोटा है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये तो रूट हो ही नहीं सकता, पहली चीज़। दूसरी, अगर मैंने x बढ़ाया, x को मानिए मैं माइनस इन्फिनिटी तरफ ले जाऊँ, तो ये -π/2 ये -π की तरफ जाएगा। फिर हम x को अगर प्लस इन्फिनिटी तरफ ले जाएं तो ये इन्फिनिटी ये π/2 ये π/2 सम पाई की तरफ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों जो ये फंक्शन है इंक्रीजिंग है,
और इनकी वैल्यू -π से π के बीच में जा रही है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो ये वाली वैल्यू पक्की बात है कि कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, क्योंकि हम -π से π तक जा रहे हैं। ये तो बेसिकली 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। और इंक्रीजिंग है तो एग्जैक्टली एक ही बार मिलेगा। इससे मेरे को ये पता लगा एक रूट तो आएगा ही आएगा। तो अब ये हमने डिस्कार्ड कर दिया कि ये रूट हो नहीं सकता, तो यही रूट बचा, तो यही आंसर है। तो आंसर हमारा ऐसे हो गया, √129/10, यही आंसर हो गया। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर 1। एक ये रिजल्ट हम याद कर सकते हैं, tan 1 1 प्लस tan 2 प्लस tan 3 पाई के बराबर होता है। और इसी को अगर हम cot इनवर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स हाफ प्लस cot इनवर्स 1/3 हो जाएगा। और tan इनवर्स के अंदर अगर हम 1 प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 करें तो वो π/2 होगा। और वो cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 इसके बराबर होगा। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में तो मेनली फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, तो हमें जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद रहेगा और जितना हम उनका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी पड़ेगा। अब ये चैप्टर काफ़ी वास्ट हो जाता है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे कंप्लीटली छोड़ के चले जाते हैं। तो आई विल से कि हमें कंप्लीटली तो नहीं छोड़ के जाना चाहिए, कम से कम साइन रूल एंड कोसाइन रूल जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 50-60% टाइम जो क्वेश्चन आता है जेई में वो साइन और कोसाइन रूल का ही आता है। तो फॉर्मूला 1 साइन रूल, तो किसी भी ट्राइंगल में a/sin a इज इक्वल्स टू b/sin b बराबर c/sin c बराबर 2r, ये होता है। ठीक है, r क्या है? सरकम रेडियस। ये हो गया हमारा पहला साइन रूल। फिर फॉर्मूला 2 कोसाइन रूल। तो अगर ऐसे कोई भी ट्राइंगल दे रखा है, मान लिया ए बी सी, तो ए बी और सी, ये तो पता ही होगा सबको कि स्मॉल लेटर से हम साइड लेंथ डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से वर्टेक्स भी डिनोट करते हैं और एंगल भी डिनोट करते हैं। तो कोसाइन रूल का मतलब क्या है कि कॉस ए को आई कैन राइट डाउन b² + c² - a²/2bc। तो ऐसे ही 3 लिखे जाएंगे, जैसे कॉस से आ गया वैसे कॉस भी आ जाएगा, कॉस सी आ जाएगा। अब इसको मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों फॉर्म में याद रखा, 2bc cos a, b² + c² - a² और a² बराबर b² + c² - 2bc cos a। ये इन 3 फॉर्मेट में इसको याद रखा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 3 इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है कि जैसे ये ए है, बी है, सी है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये सी हो गया, ये एंगल बी है, तो ये लेंथ हो जाएगा सी cos b। ये b के ऑपोजिट b है, ये एंगल c है, तो ये हो जाएगा b cos c, और जबकि पूरी लेंथ कितनी है a। तो बस ये प्रूफ भी हो गया। तो a बराबर b cos c प्लस c cos b, b बराबर c बराबर, तो b के अंदर आ जाएगा a और c, इसके अंदर आ जाएगा a और b। a और b में इधर cos b और इधर cos a,
ए और सी में इधर कॉस सी और इधर कॉस ए। ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फोर्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? एक तो वही हीरोज फॉर्मूला हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए बी साइन सी। तो ऐसे ही हाफ बी सी साइन ए एंड सिमेट्री से हाफ ए सी साइन बी। ये कहाँ से है? बहुत सिंपल है। हाफ ऑफ ये लेंथ, अगर ये सी है और ये बी है तो इसको सी साइन बी लिख सकते हैं और ये ए हो जाएगा, तो वहीं से आ गया। ठीक है, इस साइन सी को अगर मैं साइन रूल से कन्वर्ट कर दूं तो ये आ जाएगा स्मॉल सी अपॉन 2r, तो ये आ जाएगा ए बी सी अपॉन 4r। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इस ए और बी को अगर हम साइन रूल से कन्वर्ट करते हैं तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2r स्क्वायर इंटू पाई साइन ए, मतलब साइन ए साइन बी साइन सी। ये आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने का ये तरीका हो गया। फॉर्मूला 4। फॉर्मूला 5, ये वैसे हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी कंडीशनल आइडेंटिटीज़ में लिखाया जा चुका है कि सिग्मा साइन 2a, दूसरा सिग्मा कॉस 2a। ये रिज़ल्ट वापस याद कर लिया। सिग्मा साइन ए, फोर्थ हो गया सिग्मा कॉस ए, फिर फिफ्थ हो जाएगा सिग्मा tan ए, सिक्स्थ हो जाएगा सिग्मा tan a/2 tan b/2, सेवेंथ हो जाएगा सिग्मा cot a cot b एंड एट्थ हो जाएगा सिग्मा cot a/2। तो ये होता है पाई cot a/2, ये होता है 1, ये होता है 1, ये होता है पाई tan a, ये होता है 1 प्लस 4 पाई साइन a/2, ये होता है 4 पाई कॉस a/2, ये होता है -1 माइनस 4 पाई कॉस ए एंड दिस इज 4 पाई साइन ए। ये हो गया। एंड नाइन्थ फॉर्मूला हो गया सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी इज इक्वल्स टू पाई साइन ए। 10th फॉर्मूला हो गया सिग्मा साइन ए साइन बी कॉस सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस पाई कॉस ए। तो ये 10 फॉर्मूले हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं वैसे, बट फिर एक बार और रिवाइज कर लिया। ये हो गया हमारा फॉर्मूला 5। अब हम आते हैं फॉर्मूला 6, दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। जो भी कोसाइन रूल था, तो जैसे कॉस ए क्या था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर इसको मैं हाफ एंगल में ब्रेक कर दूं, मान लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, फिर 2 साइन स्क्वायर a/2 को एक तरफ कर दें और 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc कर दें, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर a/2 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4bc। तो न्यूमरेटर को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2s माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 4bc। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से साइन a/2 आ जाएगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन bc का रूट। ऑफकोर्स ये ट्राइंगल का एंगल है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हाफ एंगल फॉर्मूले आ जाएंगे। तो वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं? साइन a/2 में रूट s माइनस बी एस माइनस सी, एस मतलब सेमी पेरीमीटर है ऑफकोर्स, s किसके बराबर है? a प्लस बी प्लस c/2 अपॉन bc। मतलब साइन a/2 के फॉर्मूले में राइट हैंड साइड पे a ही नहीं आएगा। और कॉस a/2 के फॉर्मूले में क्या होगा
कि न्यूमरेटर में जो डेल्टा होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी यहाँ पे आ गए, बचे हुए यहाँ पे आ जाएंगे, ये याद रखने का तरीका भी है। अपॉन डिनोमिनेटर बी सी ऐसे आएगा। अब जैसे साइन ए बाई टू आया वैसे ही साइन बी बाई टू आ जाएगा, साइन सी बाई टू आ जाएगा। मैं तो बस केवल एक एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तीसरा tan a बाई टू, इन दोनों को अगर डिवाइड किया तो देखो ये ऐसे आ जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस, एस माइनस ए। ठीक है, अब अगर ऊपर मैंने इसको रूट फ्री किया एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो नीचे डेल्टा आ जाएगा, और नीचे अगर मैंने रूट फ्री किया तो ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे tan a बाई टू आ गया, वैसे ही cot a बाई टू को आई कैन राइट डाउन डेल्टा अपॉन एस, एस माइनस ए, या फिर सॉरी डेल्टा अपॉन एस, एस माइनस ए नहीं, उल्टा ही इसका रेसिप्रोकल डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, एस माइनस सी, या फिर एस, एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। ये हमारे लिए हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला, फॉर्मूला 6। फिर फॉर्मूला 7 इज कॉल्ड Napier's analogy. Napier's analogy is nothing but NA. It is not applicable. Napier's analogy लिखा गया, ये कुछ भी नहीं है, साइन रूल का एप्लीकेशन है। साइन रूल में भी हमने बस क्या किया कि tan a माइनस बी बाई टू अगर लिखा है तो a माइनस बी इधर है तो इधर भी साइड में a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और कॉट में तीसरे एंगल का हाफ कॉट सी बाई टू, बस ऐसे लिख लिया। ठीक है, फॉर्मूला 8 ये आ गया कॉट एम थ्योरम। ठीक है, ये भी बेसिकली एक रेडीमेड फॉर्मूला है साइन रूल से। तो अगर मान लिया एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक पॉइंट यहाँ दे रखा है जो इसको m/n की रेशो में डिवाइड कर रहा है, इनको ज्वाइन किया, ये एंगल मान लिया थीटा है, तो m प्लस n कॉट थीटा को लिखने का दो तरीका है। या तो हम बेस एंगल यूज़ करें, मतलब ये b और ये c, या फिर मान लिया ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। ठीक है, तो अगर मैंने अल्फ़ा और बीटा यूज़ किए तो m और n ऐसे जाएगा, मतलब m कॉट अल्फ़ा माइनस n कॉट बीटा। और अगर मैंने बेस एंगल यूज़ किए तो उल्टा जाएगा, n इधर जाएगा, m इधर जाएगा। अच्छा, अगर d ने इसको दो ट्राइंगल में ब्रेक किया तो थीटा जिस ट्राइंगल में होगा उससे दूसरे वाला एंगल हमेशा यूज़ होगा। तो जैसे यहाँ अल्फ़ा पहले यूज़ हुआ, फिर ऐसे b यूज़ होगा, बट b में n आएगा, n कॉट b माइनस m कॉट a, सॉरी m कॉट c। ये तो बस याद रखने का तरीका है। तो ये कुछ भी नहीं, हमने साइन थ्योरम लगाया, साइन रूल लगाया। तो एक बार जैसे ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा और अल्फ़ा को इन्वॉल्व करा के लगा लो, और एक बार बीटा और इसको इन्वॉल्व करा के लगा लो, तो वहाँ से सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 8। अब आगे फॉर्मूला 9, डिफरेंट सेंटर्स। तो उसमें फॉर्मूला 9 में सबसे पहले आता है सेंट्रॉइड ए बी सी, ये मान लिया m, या m की बजाय मिड पॉइंट को लगते हैं d, ये g, d e f, ये हो गया। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर
अपोलोनियस थ्योरम जो होता है बराबर AB² प्लस AC²। ये तो पहली बार एक थ्योरम हो गया। दूसरा, इसी को यूज़ करके हम AD² को कैसे लिख सकते हैं? मतलब AD² को देखो, यहीं से देखो, AB का स्क्वायर हो जाएगा ये बेसिकली C² प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा B² बाई 2 माइनस DC जो है वो A²/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ऐसे करके आ जाएगा 2B² प्लस C² माइनस A² होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब AD है क्या? लेंथ ऑफ मीडियन। दिस इज लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, अब यहीं से AG वो आ जाएगा इसका 2/3 ऑफ AD। तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, ट्वाइस ऑफ B² प्लस C² माइनस A²। डिनोमिनेटर में बस 3 आ जाएगा। और फिर ऐसे अगर मैं GD बोलना चाहूँ तो वो हो जाएगा 1/3 ऑफ AD। तो उसमें भी न्यूमरेटर सेम रहेगा, B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 6 ये आ जाएगा। ठीक है, G इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, ये मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। इन मतलब 3 ट्राइंगल का जो एरिया है, अच्छा एरिया को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, नोट। तो अगर ये है तो एक ऐसे आ जाएगा, एरिया ऑफ GAB बराबर एरिया ऑफ GAC बराबर एरिया ऑफ GBC। ये ठीक है, बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अगर सेंट्रॉइड और 2 सेंटर को लेके हमने ट्राइंगल लिया, सबके एरिया बराबर होते हैं। ठीक है, और एक रिज़ल्ट ये भी है कि एरिया ऑफ FBD ट्राइंगल बराबर एरिया ऑफ DEC बराबर एरिया ऑफ AFE बराबर एरिया ऑफ DEF। ये विल बी 1/4 एरिया ऑफ ABC। ठीक है, DEF मतलब ये तो ऑफ कोर्स हमें 9-10 से ही पता होना चाहिए। 5th कि जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है मीडियन को। और दूसरा ये पता होना चाहिए कि FE मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो BC का आधा होगा एंड वो उसके पैरेलल भी होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर है एंड ये दोनों बराबर। तो हमारा DEF मिड पॉइंट है। ये हो गया हमारे लिए सेंट्रॉइड। फिर फॉर्मूला 10 आ गया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में होता क्या वैसे? ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। हमने ऐसे ऑल्टीट्यूड्स की। ठीक है, ये वाला पॉइंट H आ गया, ये DEF। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड AD उसको मैं लिख सकता हूँ 2 डेल्टा अपॉन A। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू A उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा जो है एरिया उसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो वहाँ से हाइट विल भी ये आ जाएगा। पहला चीज़ तो हो गया। दूसरा देखो, अगर ये C है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस C हो गया। फिर ये 90 है तो ये C हो गया। तो सिमिट्री से ये B हो जाएगा। ठीक है, तो AD तो ये आ गया। AD को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर ये C है और ये B है तो C साइन B हो जाएगा। मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू C साइन B, या दैट विल बी B साइन C। साइन रूल में हम ऐसे कर सकते हैं कि एंगल और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं साइड को। मतलब ये एंगल C है और ये लेंथ B है, तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूस का ये साइन हो जाएगा। तो B साइन C भी ले सकते हैं। इधर वाले ट्राइंगल से लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा देखो, AH
वो हो जाएगा 2r cos a, ऑर्थो सेंटर का a से डिस्टेंस, और ऑर्थो सेंटर का साइड BC से डिस्टेंस HD, BC से डिस्टेंस है तो उसमें दोनों कॉस आ जाएंगे, cos B cos C, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। थर्ड इसमें क्या है, BD अपॉन DC विल बी 10C अपॉन 10B। फोर्थ इसमें क्या है, AH अपॉन HD विल बी 10B प्लस 10C अपॉन 10A। इस रेशो में कट करता है। और फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, D C E H आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है। ऑफ कोर्स जिसमें CH जो होगा वो उसका डायमीटर होगा, क्योंकि 90-90 बनना है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगा इस करस्पॉन्डिंग सर्कल का वो CH अपॉन 2 हो जाएगा। अब AH, A का ऑर्थो सेंटर से डिस्टेंस 2r cos A है, तो CS 2r cos C हो जाएगा, तो इस ट्राइंगल का जो रेडियस है वो r cos C हो जाएगा बस। ठीक है। सिक्स्थ फिर क्या है, ऑर्थो सेंटर मतलब ABCH, ये जो चार पॉइंट है इनमें किसी भी तीन पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाओ, जो फोर्थ पॉइंट बचेगा वो ऑर्थो सेंटर बचेगा। तो ABC ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या है, H। HBC ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर A है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल HBC विल बी A। ठीक है। तो सिमेट्री से HAC का B हो जाएगा, HBC का HAB का C हो जाएगा, बस ये है। और इसमें क्या हो गया, एक सेवेंथ हम ऐसे ही बोलते हैं, अगर ट्राइंगल ऐसे लें, ठीक है, ऑर्थो सेंटर का अगर मैंने BC में रिफ्लेक्शन निकाला, मान लिया ये ऑर्थो सेंटर है, तो वो बेसिकली सरकम सेंटर पे आएगा। ठीक है। तो मान लिया ये पॉइंट K है, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर इन साइड विल lie on circum center। ठीक है। तो H का ऑर्थो सेंटर मतलब H का रिफ्लेक्शन मैंने अगर BC में निकाला तो K सरकम सेंटर पे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा सेंटर। फिर F11 तीसरा सेंटर हो गया सरकम सेंटर। तो अगर ये सरकम सेंटर है तो ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है। ये मान लिया O हो गया ABC, तो ये मान लिया मिड पॉइंट M1, ये मिड पॉइंट M2 और ये मिड पॉइंट M3। तो अगर मैंने ऐसे ज्वाइन किया O को, तो जो वर्टेक्स पे एंगल A यहाँ पे है वही A यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, ये R है, तो OM1 विल बी R cos A। बस एक तो रिजल्ट ये हो गया ऑर्थो सेंटर को इन्वॉल्व करते हुए, और एक दूसरा रिजल्ट क्या है कि किसी भी ट्राइंगल में ABC, ये मान लिया मिड पॉइंट M है, ये परपेंडिकुलर मान लिया D है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो ऑफ कोर्स AM जो है वो मीडियन हो गया, H G और ये O सरकम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर
सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ये हो गया, ठीक है। और ट्राइंगल ए जी एच इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम जी ओ, ये हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, ए एच अपॉन ओ एम बराबर ए जी अपॉन जी एम बराबर एच जी अपॉन जी ओ बराबर 2:1 हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से रिज़ल्ट क्या आया कि एच जी ओ 2:1 की रेशो में डिवाइड होता है। मतलब जो सेंट्रॉइड है वो इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा। ये हो गया हमारा सर्कमसेंटर। तो F12 इन सेंटर, इन सेंटर में अगर ये A है, B है, C है, तो एंगुलर बाइसेक्टर्स पे आता है। ये हमारे लिए I हो गया, ये A/2, A/2, B/2, B/2, C/2, C/2, और ये हमारे लिए I हो गया। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो R होगा, ऐसे ही ये R होगा, ये R होगा, ठीक है। ये मीडियन इसको मान लिया D पे कट करता है, ये वाली मीडियन E पे, ये वाली मीडियन F पे। तो सबसे पहले तो मीडियन ऑपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड की रेशो में कट करता है। तो उसका मतलब क्या है कि बी डी अपॉन डी सी विल बी सी अपॉन बी, ये हो गया। अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब ये C/B हो गया। तो जो बी डी लेंथ है वो पूरे का C/B प्लस सी फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही डी सी जो है वो B/B प्लस सी फ्रैक्शन हो जाएगा। थर्ड AI/ID विल बी B प्लस C/A, ये हो जाएगा। मतलब इन सेंटर इस एंगुलर बाइसेक्टर को इस रेशो में कट करेगा, इन दोनों का सम इधर B प्लस C और इधर A, ये हो जाएगा। फोर्थ, R विल बी डेल्टा अपॉन S विल बी इक्वल्स टू S माइनस A tan A/2। तो जैसे S माइनस A tan A/2 आ गया, वैसे ही S माइनस B tan B/2 भी आ जाएगा सिमेट्री से, और S माइनस C tan C/2 भी आ जाएगा। And this can also be written as 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ BI, मतलब इन सेंटर का B से डिस्टेंस, फिफ्थ पॉइंट BI, वर्टेक्स B का इन सेंटर से डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा R कोसेक B/2, ठीक है। अब इसको लिखना चाहो कोसेक B/2 यहाँ से, तो दैट विल बी 4R साइन A/2 साइन C/2, ये भी हो जाएगा। ये मान लिया A है, B है और ये C है, यहाँ पे I है, R R R। तो जो पॉइंट C से अगर हमने, ये इन सर्कल हो गया, इस पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो S माइनस सी होगा। ऐसे ही ये
एस माइनस सी होगा, बी से ये एस माइनस बी होगा और ये भी एस माइनस बी होगा, ये एस माइनस ए होगा एंड दिस विल ऑल्सो बी एस माइनस ए। ठीक है, ये एक रिजल्ट है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो हैं वो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा वर्टिसेस से इन सर्किल के ऊपर। सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि जैसे ये इन सर्कल है, ये आई है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज ए बी सी डी ई एफ। तो वापस ये और ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक है, पॉइंट्स डी सी ई एंड आई आर concyclic with Ci as diameter। फिर सेवेंथ पॉइंट, अगर है ए बी सी और ये मान लिया एक एंगुलर बाइसेक्टर है, ए बाई टू और ये मान लिया डी है, तो लेंथ ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर थ्रू ए मतलब ए डी विल बी इक्वल्स टू, ऐसे करके आ जाएगा 2BC अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई टू। ये हो गया। ठीक है, ये इस एंगुलर बाइसेक्टर का लेंथ हो गया। तो हमने मीडियन का लेंथ निकाल लिया है और अब ये एंगुलर बाइसेक्टर का लेंथ हो गया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड का लेंथ भी बता दिया था, तो 2 डेल्टा अपॉन ए। इसमें अगर कुछ हमें माने भूल जाएं कि 2 था, पता नहीं क्या था, 2 नहीं था, साइन ए बाई 2 था, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो यही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाता। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो ए बी सी तीनों इक्वल हो जाते। तो ये बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी, तो ये 2b हो जाता है, 2 कैंसिल, बी कैंसिल, यहाँ से केवल b आ जाता, साइड लेंथ आ जाता है b, और ये हो जाता √3/2, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो √3/2 b, तो लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड वही होता है। तो ऐसे हो गया। तो सिमिलरली b के थ्रू और c के थ्रू भी आ जाएगा। अब इसके बाद देखो इम्पॉर्टेंट तो यहीं तक है, उसके बाद एक्स सर्कल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक्स सर्कल्स के लिए एक्स सर्कल या एक्स रेडियाई की बात करें तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। तो ऐसे देख सकते हो, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो इन सेंटर होता है वो तो तीनों के एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर पे। ये इन दोनों के एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर्स पे लाई करता है। तो ये I1 हो गया और इसका रेडियस R1 हो गया। तो देखो R वाले जो रिजल्ट्स हैं वही R जो है, स्मॉल r जो है, इन सेंटर जो है, उसके तो तीनों पॉइंट ABC एक जैसे हैं, तो उसका रिजल्ट तो ABC में सिमेट्रिक आएगा। बट R1 R2 R3 में R1 जो आएगा, इसकी रेडियस जो R1 है वो A स्पेसिफिक है, तो R1 का जो भी रिजल्ट आएगा वो B और C में तो सिमेट्रिक आएगा, बट A में थोड़ा सा अलग आ सकता है। और हम R के रिजल्ट से ही यूज़ कर सकते हैं। R वॉज एक तो डेल्टा अपॉन S, दूसरा फॉर्मूला था S माइनस A tan A/2, और तीसरा फॉर्मूला था 4R साइन A/2 साइन B/2 इंटू साइन C/2, ये फॉर्मूला था। तो अब देखो इसी के विज R1 का जो फॉर्मूला होगा, ये डेल्टा अपॉन S था, अब डेल्टा और S तो दोनों एक जैसे हैं, वो हो जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस A।
ठीक है, इसके विजब इस फॉर्मूला। यहाँ पे ये s माइनस ए टेन ए बाई टू था, यहाँ पे केवल s टेन ए बाई टू हो जाएगा। और जो थर्ड फॉर्मूला था, इसको देखो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो i आता है वो तो a बाई टू, b बाई टू और c बाई टू पे आता है, ठीक है, मतलब ए बी सी के एंगुलर बाइसेक्टर्स पे आता है। जो I1 आएगा वो बेसिकली a से तो वही a बाई टू निकल रहा है, बट ये जो b का है वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो अगर ये इंटरनल एंगल b है तो ये बाहर वाला एंगल पाई माइनस बी है। तो इसी में मैं b की जगह पाई माइनस बी और c की जगह पाई माइनस सी रख दूँ तो ये पाई बाई टू माइनस बी बाई टू और पाई बाई टू माइनस सी बाई टू है, तो ये दोनों कॉस कॉस हो जाएगा। तो वहाँ से बेसिकली ये फॉर्मूला आ जाएगा 4r साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो जैसे ये R1 का है वैसे ही R2 का है, वैसे ही R3 का आ जाएगा। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब देखो श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना समझ में आता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर याद हो पाए अच्छी बात, अगर ऑलरेडी मेरे को लग रहा हो कि यही बहुत ज़्यादा हो गया, यही याद नहीं हो पाएगा, देन यू कैन लीव दिस पार्ट। तो PTR 1, जैसे कॉस ए का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको अगर मैंने मान लिया कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दिया, साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC साइन ए। अब हाफ BC साइन ए एरिया होता है, तो ये 2BC साइन ए बेसिकली क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा आ जाएगा। तो एक पैटर्न तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया कि कॉट ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा होता है। तो अगर इस पर मैंने सिग्मा लगाया तो सिग्मा कॉट ए विल बी सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। अब ये तुम्हें काफ़ी क्वेश्चंस में मिल जाएगा यूज़ होते हुए, तो इफ़ यू वांट यू कैन मेमोराइज इट। पॉइंट्स टू रिमेंबर 2, कॉट ए बाई टू को हम ऐसे लिख सकते हैं एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अगर मैं नीचे डेल्टा कंप्लीट करूं तो ऐसे आ जाएगा एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। ये हमारा कॉट ए बाई टू हो गया, जैसे कॉट ए था। अब इसके ऊपर अगर मैंने सिग्मा लगाया, सिग्मा कॉट ए बाई टू, तो देखो एस अपॉन डेल्टा तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, वो तो जैसा ए के लिए वैसे बी के लिए वैसे सी के लिए, और एस माइनस ए पे सिग्मा लग जाएगा, तो दिस विल बी एस अपॉन डेल्टा और 3s माइनस 2s, दिस इज एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा। इसको ले सकते हैं 2s अपॉन 4 डेल्टा, 2s का होल स्क्वायर, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। तो नाउ यू कैन सी सिमिलैरिटी है, सिग्मा कॉट ए में तो सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा है, सिग्मा कॉट ए बाई टू में ये ठीक है सिग्मा ए का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 4 डेल्टा हो गया। वहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पे वहाँ पे सिग्मा कॉट ए में न्यूमरेटर में पहले स्क्वायर किया फिर जोड़ा है, यहाँ पे पहले जोड़ा ए प्लस बी प्लस सी फिर स्क्वायर किया। ये हमारा हो गया पॉइंट्स टू रिमेंबर 2। पॉइंट्स टू रिमेंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर मतलब OH कैन बी गिवन एज r√1 माइनस 8 पाई cos a, ये हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर में डिस्टेंस हो जाएगा r√1 माइनस 8 पाई cos a। पॉइंट्स टू रिमेंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर मतलब
ओ आई भी ऐसा ही फॉर्मूला होगा 8 पाई साइन ए बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक जैसे फॉर्मूले हैं, दोनों जगह पे सर्कमसेंटर का डिस्टेंस है, एक में ऑर्थो सेंटर से, एक में इन सेंटर से। अब इसी की वजह से हम और क्या लिख सकते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर 5। अब देखो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी लिखा है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो यहीं से हम क्या बोल सकते हैं कि पाई साइन ए बाई 2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1/8। एक ये इनइक्वालिटी आ गई विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, एंड काफ़ी क्वेश्चंस में यही इनइक्वालिटी यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी इनइक्वालिटी से और क्या हम जनरेट कर सकते हैं, स्मॉल आर का एक फॉर्मूला था, जैसे ये स्मॉल आर बराबर 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। तो साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 को प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं r अपॉन कैपिटल 4r। तो इस प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं r अपॉन कैपिटल 4r इज लेस देन इक्वल्स टू 1/8। यहाँ से आ जाएगा 2r इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल r। तो एक ट्राइंगल में ये भी इनइक्वालिटी होती है कि 2r विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू 8, ये ठीक है। ये ऑफ कोर्स इन रेडियस है, ये सर्कम रेडियस है, और इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। ये इनइक्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इसी से यहाँ से भी आ जाएगा कि एक ट्राइंगल के अंदर पाई कॉस ए विल ऑल्सो भी लेस देन इक्वल्स टू 1/8। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर 6 में ये भी आ जाएगा, पाई कॉस ए इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल्स टू 1/8। ये हमारा हो गया पॉइंट्स टू रिमेंबर 6, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर 7। R was delta upon S and R1 was delta upon S minus A। तो अगर 1/R1 को लिखा तो वो हो जाएगा S minus A अपॉन डेल्टा। अगर इसमें मैंने सिग्मा लगाया तो ऊपर 3S माइनस S ये हो जाएगा S अपॉन डेल्टा विच विल बी 1/R। तो एक फॉर्मूला कितना हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल्स टू 1/R। ये ठीक है, अगर याद कर सकते हो उसको कर लिया, अदरवाइज लीव इट। पॉइंट्स टू रिमेंबर 8, ठीक है। इसी में अगर मान लिया मैंने ऐसे लिखा R1 R2 R3 अपॉन R, तो R1 कितना हो जाएगा, डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। मतलब मैं प्रूव इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि शायद थोड़ा जल्दी याद हो जाए, डेल्टा अपॉन S ये हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस डेल्टा को इस डेल्टा से कैलकुलेट कर दिया, S ऊपर ले आए, S इंटू डेल्टा स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो गया S माइनस ए का पाई। अब इसको अगर मैं S से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये फिर डेल्टा स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया S स्क्वायर। तो एक दूसरा फॉर्मूला ये हो गया S स्क्वायर, ठीक है। और यहीं से इन दोनों को मिला दिया। अगर मैंने इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लिया तो यह आ जाएगा सिग्मा R1 R2 बराबर पाई R1 अपॉन R, दैट इज नथिंग बट S स्क्वायर। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर 9, सिग्मा R1 R2 इज S स्क्वायर। ये भी हमारा एक रिजल्ट हो गया।